तमाम देखने वालों को सलाम। एंडोक्राइन की सीरीज़ में आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत स्पेसिफिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। दूसरा ये कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है। और तीसरा ये कि एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम दरअसल हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है ताकि वहाँ कोई ना कोई काम हो सके। इसी तरह हमारी बॉडी में भी कम्युनिकेशन हो रही है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हो रही है। मिसाल के तौर पर हम एक प्लेट चावल खाते हैं, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है और हम जानते हैं कि बॉडी के हर सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी के हर सेल को कौन बताएगा कि ग्लूकोज आ गया है, अब ग्लूकोज ले ले। इसके लिए पैंक्रियास इंसुलिन की सूरत में एक मैसेज ब्लड में शामिल करेगा और जब ये ब्लड हर सेल तक रीच करेगा तो इंसुलिन हर सेल को जाकर बताएगी कि बॉडी में ग्लूकोज आ गया है, आप ले लें। इस तरह जो है कम्युनिकेशन हो रही है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हो रही है। अच्छा, इस तरह कम्युनिकेशन जो है वो हार्मोन्स को मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और एंडोक्राइन सिस्टम का अल्टीमेट फंक्शन जो है वो होम्योस्टेसिस यानी तवाज़ुन को कायम रखना है। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि हार्मोन्स के थ्रू बॉडी में होम्योस्टेसिस का काम करता है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन्स को इस्तेमाल करता है। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स दरअसल खास किस्म की केमिकल कंपोजिशंस हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेंजर का काम करती हैं, यानी मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यानी ये ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेज की तरसील यानी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हेल्प आउट करते हैं। और ये केमिकल मैसेंजर्स खास किस्म के टिश्यूज़ जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं उनसे सक्रीट आउट होते हैं, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और जब ये सक्रीट आउट होते हैं तो इनको ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर दिया जाता है ताकि ये टारगेट सेल्स या टिश्यूज़ तक पहुंच सके। अच्छा, अभी हमने बात की कि इसे हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर दिया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ब्लड तो फिर हर सेल तक पहुंचता है, तो हर सेल क्यों नहीं एक्टिवेट हो जाता? तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि हर सेल को एक्टिवेट होने के लिए एक करेक्ट रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिक हार्मोन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। तो अगर वो वहाँ पर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली एक्टिवेशन नहीं होगी। इसीलिए द आंसर इज करेक्ट रिसेप्टर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये हार्मोन जो हैं जब पहुंच जाते हैं टारगेट सेल या टारगेट टिश्यूज तक तो बॉडी में कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में किन किन प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहा है, बिलतरतीब कुछ इस तरह है कि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्शन को, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन करता है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस, फिर ब्लड प्रेशर है एंड देन ग्रोथ है। ये हार्मोन्स रेगुलेशंस में हेल्प आउट करता है। अच्छा, ये हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम में एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हार्मोन्स के थ्रू होम्योस्टेसिस का काम करता है। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में एक लफ्ज़ हमें कॉमन मिलता है, क्राइन। तो ये लफ्ज़ क्राइन क्या है? क्राइन का लिटरल मीनिंग होता है टू सक्रीट आउट, यानी खारिज करना, निकालना। हमारी बॉडी में दरअसल कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो सक्रीट आउट कर सकते हैं, अपने अंदर से कुछ खारिज कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे टिश्यूज़ को ग्लैंड्स का नाम दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि क्राइन लफ्ज़ सिक्रीशन को, टू सक्रीट आउट को रिप्रेजेंट करता है। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या फ़र्क है। अच्छा, एंडो का लिटरल मीनिंग होता है इनसाइड और क्राइन आउट, सक्रीट आउट। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में ऐसे ग्लैंड्स हैं, ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि इनसाइड अपनी सिक्रीशन सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, मतलब इनसाइड अपनी सिक्रीशन सक्रीट करेंगे। तो ये इनसाइड कहाँ पे? इनसाइड दरअसल ब्लड स्ट्रीम में, यानी ऐसे
टिश्यूज जो ब्लड स्ट्रीम में अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहेंगे। दूसरी चीज़ कि ये सिक्रीशंस क्या होंगी, ये हार्मोन्स होंगे। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं द ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स जो कि ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ। तो एक्सो स्टैंड्स फॉर आउटसाइड और क्राइन स्टैंड्स फॉर सिक्रीट आउट। सो ऐसे ग्लैंड्स जो बाहर की तरफ सिक्रीशन देते हैं उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये बाहर की तरफ का क्या मतलब है? असल में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एपिथेलियम लेयर के ऊपर अपनी सिक्रीशन देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी स्किन में डीपर पार्ट डर्मस में एक ग्लैंड्स होते हैं, कुछ खास ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स भी कहते हैं। जब ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं तो ये सिक्रीट आउट करते हैं एक डक्ट में, और वो डक्ट उसको डर्मिस का जो ऊपर पार्ट है एपिडर्मिस वहाँ तक लेके आती है। इस तरह हमें एपिडर्मिस की जो एपिथेलियम लेयर है वहाँ पर जो है पसीना देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि नीचे सिक्रीशन हुई डर्मिस में, लेकिन उसको एक डक्ट के थ्रू एपिडर्मिस के ऊपर पहुंचाया गया। तो इस तरह इसीलिए हमें इन्हें एक्सोक्राइन आउटसाइड ऐसे कहा जाता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये इनकी सिक्रीशंस क्या होती हैं। इनकी सिक्रीशंस कुछ भी हो सकती हैं लेकिन हार्मोन्स के अलावा। मिसाल के तौर पर हार्मोन्स के अलावा किस तरह की सिक्रीशंस हो सकती हैं? एंजाइम्स हो सकते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हो सकते हैं, इसके अलावा टीयर्स हो सकते हैं, स्लाइवा हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली खून में शामिल कर देते थे, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एक डक्ट को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टारगेट सेल्स या टिश्यूज तक पहुंच सकें। अगर हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को एक टेबल की सूरत में देखना चाहें तो हम दो बेस पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये क्या सिक्रीट करते हैं, और दूसरा ये कि इनका डिलीवरी मेथड क्या है। तो ये क्या सिक्रीट करते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम एंडोक्राइन को देखें तो हम उसमें देख सकते हैं कि वो हार्मोन सिक्रीट करता है, और जबकि एक्सोक्राइन को देखें तो वो सिक्रीट क्या करता है? वो एंजाइम सिक्रीट करता है, वो डाइजेस्टिव जूसेस करता है, वो स्लाइवा है, वो लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारे जो हैं वो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हार्मोन्स के अलावा दूसरी तरह की सिक्रीशंस देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, अगर इनका डिलीवरी मेथड में डिफरेंस देख सकते हैं तो फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे? अपनी सिक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर देंगे ताकि टारगेट सेल्स या टिश्यूज तक पहुंच सके। जबकि अगर हम एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो ये डक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि टारगेट सेल्स या टिश्यूज तक पहुंच सकें। अच्छा, एक तस्वीर की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो सकते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे जो तस्वीर दिखाई गई है, इसमें एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपनी सिक्रीशन को पास से गुजर रही ब्लड वेसल यानी कैपिलरी में दाखिल करता जा रहा है डायरेक्टली, यानी वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर रहा है। जबकि जो राइट साइड पे तस्वीर दिखाई जा रही है वो दरअसल एक स्किन की दिखाई जा रही है, जिसमें जो डीपर पार्ट है डर्मिस, उसमें एक बलदार स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहते हैं स्यूडोरिफेरस या स्वेट ग्लैंड। अच्छा, ये स्वेट ग्लैंड अपने अंदर स्वेट प्रोड्यूस करता है, और फिर एक डक्ट है जो कि इसको डर्मिस की तरफ लेके जा रही है, यानी ऊपर वाले पार्ट की तरफ। यानी ये जो स्वेट प्रोड्यूस करेगा इस डक्ट के थ्रू, एक नाली के थ्रू इसको एपिडर्मिस तक यानी कि स्किन के ऊपर पहुंचा देगा, और इसीलिए हम इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाते हैं। यानी उधर क्या फ़र्क है कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा ये कि वो डक्टलेस हैं, उनकी कोई डक्ट्स नहीं है बल्कि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर रहे हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम्स डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह खारिज करते हैं और एक डक्ट के थ्रू टारगेट सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचा देते हैं। एक और तस्वीर है जो कि इसी चीज़ को इलुस्ट्रेट कर रही है। मिसाल के तौर पर ये एसिनार सेल्स हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस को एक डक्ट में शामिल करते जा रहे हैं। ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही इलुस्ट्रेशन है। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थाइमस, पैंक्रियाटिक आइलेट्स एंड गोनेड्स।
अच्छा, नॉन मेजर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनमें हार्ट है, किडनी है, प्लेसेंटा है, जीआईटी है और एडिपोज टिश्यूज हैं। अच्छा, ये मेजर और नॉन मेजर में क्या फ़र्क होता है? असल में मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि स्पेसिफिकली जिनका बेसिक काम ही हार्मोन्स को प्रोडक्शन है, यानी वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी में हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेशन का काम करते हैं। जबकि जो नॉन मेजर हैं, इनका बेसिक फंक्शन हार्मोन प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि इनका बेसिक फंक्शन कुछ और है। मिसाल के तौर पर हार्ट का बेसिक फंक्शन पंप करना है खून को, ना कि हार्मोन प्रोडक्शन। लेकिन एक एडिशनल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हार्मोन को भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसलिए इसे नॉन मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को देख लेते हैं जिनमें स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, स्वेट हैं, सेबेशियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाटिक एसिनार सेल्स हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है। आगे हम देखते हैं कि डुअल फंक्शन ग्लैंड्स या मिक्स ग्लैंड्स क्या होते हैं। अच्छा, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डुअल का मतलब होता है दो, तो ये दोनों फंक्शंस यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये तीन तरह के ग्लैंड्स हैं बॉडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरीज, फिर टेस्टिस एंड देन पेंक्रियाज। हम तरतीब के साथ देख लेते हैं कि ओवरीज किस तरह एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती है और एक्सोक्राइन फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कह रहे हैं एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो लाजमन इसको हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं, और ये अगर एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब है इसे हार्मोन्स के अलावा कुछ और तरह की सिक्रीशंस देनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंडोक्राइन फंक्शन अगर देखा जाए तो ये चार तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन एंड रिलैक्सन। और अगर एक्सोक्राइन फंक्शन देखें तो ये एग प्रोड्यूस करता है, ओवम प्रोड्यूस करता है। अगर हम टेस्टिस को देख लेते हैं तो टेस्टिस दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन। जबकि अगर इसका एक्सोक्राइन फंक्शन देखें तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज के असल में जब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, आइलेट्स एंड एसिनार सेल्स। आइलेट्स जो हैं ये एंडोक्राइन फंक्शन करेंगे और एसिनार सेल्स जो हैं वो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अगर हम आइलेट्स की बात करते हैं कि ये एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये चार तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं: इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन और पीपीटी। पीपीटी स्टैंड्स फॉर पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, एक्सोक्राइन फंक्शन में हमारे पास आ जाता है कि ये तीन तरह के एंजाइम्स और एक तरह का सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। तीन तरह के एंजाइम्स कौन से हैं? अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज और बाइकार्बोनेट्स। ये जो एक्सोक्राइन फंक्शन है ये एसिनार सेल्स परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये एक फोटो दिखाई गई है जिसमें हम पर्पल कलर के सेल्स देख सकते हैं। ये पर्पल कलर के सेल्स असल में आइलेट सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं तो बीटा सेल्स के गिर्द एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, जब ये इंसुलिन को प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये ब्लड कैपिलरीज में दाखिल कर देते हैं ताकि ब्लड कैपिलरीज इसको ब्लड फ्लो में शामिल कर दे, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर दे। दूसरी तरफ अगर एक्सोक्राइन फंक्शन को देखें तो ये स्किनी कलर के कुछ सेल्स हैं जिन्हें एसिनार सेल्स कहते हैं। ये अपनी प्रोडक्शन को एक डक्ट में शामिल कर देते हैं ताकि टारगेट सेल्स या टिश्यूज तक पहुंच सकें, और इसका टारगेट टिश्यू कौन सा है? ड्यूडेनम। अच्छा, ये अभी हमने जो है वो डुअल फंक्शन ग्लैंड्स या मिक्स ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। तो अगर हम इसको एक टेबल की सूरत में देखेंगे तो आसानी से समझ सकेंगे। अच्छा, अगर हम इसको समझना चाह रहे हैं तो असल में तीन तरह के बेसिक बेसिस हो सकती हैं, यानी तीन बुनियादों पर हम जो है वो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैसेंजर, दूसरा रूट और तीसरा ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम, तो हमें पता है कि इसमें मैसेंजर जो होता है वो ख़ास किस्म के केमिकल्स हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। जबकि नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें नर्व इम्पल्सेस कहा जाता है, या वो न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल करता है नर्वस सिस्टम। जबकि अगर एंडोक्राइन की बात करें
तो ये हार्मोन्स को इस्तेमाल करता है। अच्छा, दूसरी बेस है रूट। अगर रूट की बुनियाद पर इनको डिफरेंशिएट करना चाहें कि ये हार्मोन्स जब प्रोड्यूस करेगा एंडोक्राइन सिस्टम, तो किस रूट के थ्रू जो है वो टारगेट सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचेगा, तो एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड स्ट्रीम इस्तेमाल करता है, जबकि नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करता है ताकि अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को टारगेट सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचा सके। अच्छा, तीसरा अहम इफेक्ट जो है वो तीसरी अहम बेस जिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो यह है कि ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट है। आमतौर पर एंडोक्राइन सिस्टम लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है, जबकि नर्वस सिस्टम जो है वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट देता है। इसको एक मिसाल की सूरत से हम समझ सकते हैं, मिसाल की मदद से, कि अगर हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम शॉर्ट टर्म इफेक्ट देता है तो किस तरह। मिसाल के तौर पर हम एक ठंडे कमरे में दाखिल होते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो मस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है ताकि हमारे मसल्स शिवरिंग करें और शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे हम दोबारा बैलेंस की तरफ आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम कमरे से बाहर निकलते हैं शिवरिंग ख़त्म हो जाती है। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। लेकिन अगर हम केस को बदल देते हैं और फ़र्ज़ करते हैं कि आपको मरी जाना पड़ता है 1 महीने के लिए एंजॉय करने। अच्छा, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, क्या आप 1 महीना काँपते रहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट काम करेगा, यानी एंडोक्राइन सिस्टम काम करेगा। और क्या काम करेगा कि वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो हार्मोन्स सिक्रीट करें, T3 एंड T4। ये T3 एंड T4 हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देंगे, यानी ऐसे केमिकल्स को जो है वो इनका रेट बढ़ा देंगे, ऐसे केमिकल्स का जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह जो है वो कंटिन्यूसली बॉडी में हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। एक और मिसाल देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो कूदना चाह रहा है, जंप करना चाह रहा है, तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा? मसल्स को एक्टिवेट करेगा, मसल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो बच्चा जो है अपना जंप जो है वो सेकंड्स के अंदर ही कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर बच्चे की ग्रो करना है, बच्चे की ग्रोथ होनी है, तो फिर यहाँ पर ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम आगे आता है और वो क्या करता है, हमारे मसल्स और बोन्स को स्टिमुलेट करता है। वो ग्रोथ के वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ग्रोथ हार्मोन देता है ताकि जो है वो मसल्स एंड बोन्स ग्रो कर सकें। और इस तरह ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, क्योंकि इसमें महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो ये अभी हमने जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या फ़र्क है। अच्छा, जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है, अगर हम उसको रिकैप करते हैं तो कुछ इस तरह कर सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेशन का काम करता है। जबकि हार्मोन की बात करें कि हार्मोन क्या है, तो ये खास किस्म के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होते हैं और उनको ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर दिया जाता है। अच्छा, अगर ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड असल में वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीट करने की एबिलिटी रखते हैं। अच्छा, फिर हमने देखा कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और उनको ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। अच्छा, इसी तरह फिर हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को देखा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने कहा कि ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स के अलावा दूसरी तरह की सिक्रीशंस देंगे। मिसाल के तौर पर वो सिक्रीशंस हो सकती हैं सलाइवा, वो एंजाइम्स हो सकते हैं, वो आंसू यानी लैक्रिमल ग्लैंड्स की टीयर्स हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशंस को डक्ट में शामिल कर देते हैं ताकि टारगेट सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचा सकें। फिर हमने मिक्स ग्लैंड्स के बारे में देखा कि ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि दोनों फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। मिसाल के तौर पर वो कौन से ग्लैंड्स हैं? पैंक्रियाज है, गोनेड्स है। फिर हमने आखिर में फिर से जो है वो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम में फ़र्क को देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है और हार्मोन्स को इस्तेमाल करता है मैसेंजर के तौर पर, जबकि फिर हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट देता है और नर्व इम्पल्सेस को इस्तेमाल करता है मैसेंजर के तौर पर। तो ये अगर रेफरेंसेस हैं, इन्हीं 3 किताबों से पढ़कर आपको ये नॉलेज दिया गया है। ये गायतन है, फिर टटोरा है और रोजन मिल्सन है, जहाँ से पढ़कर मैंने आपको जो है वो लेक्चर डिलीवर किया है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। बहुत शुक्रिया।